हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टू टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन एंड सेकेंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ये माना जाता है कि कोऑपरेशन वायलेंस को लिमिट करने में पॉसिबल है, यानी कि कोई भी वायलेंस है और उसको अगर हमें कम करना है तो उसमें कोऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू है कि हर एक कंट्री सिर्फ और सिर्फ एक राइट रीज़न के लिए ही वॉर करेगी, यानी कि ये नहीं है कि छोटे मोटे रीजंस पे तुमने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स चला दी, न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर दे। नहीं, अगर कोई राइट रीज़न होगा लाइक सेल्फ डिफेंस, अगर कोई कंट्री अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर करती है तो वो एक राइट रीज़न माना जाएगा। या फिर एक कंट्री किसी और को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम जीनोसाइड। जीनोसाइड में होता है बहुत ही ज़्यादा मारकाट हो जाती है, तो उससे भी अगर आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी वॉर एक राइट रीज़न होगा। लेकिन वॉर में भी कहीं ना कहीं लिमिट्स होंगी, यानी कि जो आर्म्स आप यूज़ करोगे, जो वेपन्स आप यूज़ करोगे, उस पर भी लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। कुछ सर्टेन टाइप्स के ही आप वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वेपन्स आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो। एंड जैसे कि जो नॉन कम्बैटेंट्स है, यानी कि जो आम आदमी है या फिर जो आपसे लड़ाई कर ही नहीं रहे, आप उन पर अटैक नहीं कर सकते। या फिर अगर किसी कम्बैटेंट ने सरेंडर कर दिया तो आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। सरेंडरिंग का मतलब ये होता है कि अब आप वॉर ख़त्म कर दो। और बिल्कुल भी एक्सेसिवली आपको वायलेंट नहीं होना है और फोर्स को भी सिर्फ तभी यूज़ करना है जब आपको लगता है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव मीन्स थे वो बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, अब तो वॉर करनी ही पड़ेगी, उसी टाइम आपको वॉर के लिए जानना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इन्हीं की वजह से जो वॉर है या जो वायलेंस है उसको लिमिट किया जाता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन के और भी तरीके होते हैं लाइक डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डिसआर्मामेंट में होता है कि जो स्टेट्स होती है यानी कि जो कंट्रीज़ होती हैं उनको कुछ सर्टेन वेपन्स होते हैं जिनको गिव अप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन आया था एंड 1992 में केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन आया था, जिसमें बात की गई थी कि बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स का प्रोडक्शन नहीं होगा और कोई भी कंट्रीज ये वेपन्स नहीं रख सकती अपनी कंट्री में। जो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन था उसको मोर देन 150 कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया और जो केमिकल वेपन कन्वेंशन था उसको अराउंड 181 स्टेट्स ने एक्सेप्ट किया। दोनों ही कन्वेंशंस में जो बड़ी बड़ी पावर्स थी, पावरफुल स्टेट्स थी हमारे वर्ल्ड में, वो उनमें इंक्लूडेड थी। बट जो सुपर पावर्स थी यानी यूएस और जो यूएसएसआर थी, उन्होंने इन कन्वेंशंस को एक्सेप्ट तो किया बट उन्होंने उसके बावजूद भी न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप नहीं किया। न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो थर्ड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का वेपन था, उसको इन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर आता है आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल में होता है कि आप सर्टेन टाइप्स के वेपन्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं करेंगे और अगर आपने उन वेपन्स को प्रोड्यूस कर रखा है तो उनको आप यूज़ नहीं करेंगे। सो आर्म्स कंट्रोल करने के लिए भी पास्ट में कुछ ट्रीटी साइन की गई थी। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को साइन किया गया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर डिफेंसिव शील्ड के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ ना करें एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से इन दोनों सुपर पावर्स को लिमिटेड डिफेंस सिस्टम को ही डिप्लॉय करने का मौका मिल पाया। यूएस और यूएसएसआर ने बहुत सारी आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी साइन की थी लाइक SALT I, SALT II। SALT का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी एंड सेकेंड थी START, जिसका मतलब होता है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसके बाद 1968 में NPT को साइन किया गया, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया गया। लेकिन NPT का जो आर्म्स कंट्रोल था वो थोड़ा अलग टाइप का था। उसमें ये कहा गया था कि 1967 से पहले जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के सक्सेसफुल टेस्ट कर लिए हैं और उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो तो न्यूक्लियर वेपन्स अपनी कंट्रीज़ में रख सकते हैं। बट 1967 के बाद कोई और कंट्री जो NPT को साइन करती है वो न्यूक्लियर वेपन्स के ना तो टेस्ट कर सकते हैं और ना ही उनको एक्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो NPT था उसने न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश नहीं किया, बल्कि जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे उनको रोक दिया न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस
करने से, जो कि कहीं ना कहीं एक बायसनेस दिखाती है एनपीटी का, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि सिर्फ डेवलप कर रही थी और उनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर नहीं था, बट वो तैयारी में थी, वो चाहती थी कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाएं वर्ल्ड में। और ये कम्प्लीटली एक बायस ट्रीटी ही थी, क्योंकि जो सुपर पावर्स थी उनके पास पहले से न्यूक्लियर पावर्स थी और 1967 के बाद एनपीटी ने कहा कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं कर सकते, जिससे क्या होता कि फ्यूचर में जो सुपर पावर्स थी वो कम्प्लीटली डोमिनेट करती, जो बाकी की मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज़ थी उनको कम्प्लीटली वो डोमिनेट करती। क्योंकि हम सब जानते हैं एक मिलिट्री पावर और जो वेपन्स हैं, जो वेपन्स की पावर है, वही एक कंट्री को पावरफुल इकोनॉमी और एक पावरफुल कंट्री बनाते हैं। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को भी एक बहुत ही अच्छा तरीका मानती है, जिससे कि जो वायलेंस है वो कम किया जा सके। यानी कि जो हमारे राइवल्स होते हैं, दुश्मन देश जो होते हैं, उनके साथ अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, यानी कि अपने जो हमारे विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, उनको डिस्कस करें एंड एक ऐसा सोल्यूशन निकाल लें जिससे कि सामने वाले सामने वाली कंट्री है उसको भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम इनसे कम्प्लीटली सेफ़ हैं, जिससे कि वो ज़्यादा पंगा हमसे ना ले। मतलब दो कंट्रीज़ आपस में अपने मिलिट्री प्लान्स को, अपने मिलिट्री इंटेंशंस को दिखाए, जिससे कि वो सामने वाले को दिखा भी दे कि हाँ हम पावरफुल हैं, बट हम फिर भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ही मेजर है। मतलब कंट्रीज़ एक दूसरे को दिखा दे कि हम कोई भी सरप्राइज़ अटैक आपके ऊपर प्लान नहीं कर रहे हैं, वो अपने मिलिट्री पावर्स के बारे में बता रहे हैं आपको, और वो मतलब एक इस हद तक भी इंफॉर्मेशन दे दी कहाँ हमारी स्पेशल मिलिट्री जो है वो डिप्लॉयड है एंड क्या मतलब हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जिससे कि क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और कोई भी कंट्री मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन के बेसिस पर वॉर स्टार्ट ना करे। मतलब उनको तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा हो जाए कि उन्हें पता है कि हाँ तुम उन पर सामने से आके मतलब अटैक नहीं करोगे, तो वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो मेजर है वो हमेशा तक चलता रहेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसमें जो फोर्स है वो एक प्रिंसिपल सोर्स होता है थ्रेट टू सिक्योरिटी का, बट एट द सेम टाइम जो फोर्स होती है प्रिंसिपल मीन्स है ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी। So our last topic of this video is non-traditional notions of security. Non-traditional notions होते हैं सिक्योरिटी के, उनका मानना है कि मिलिट्री थ्रेट्स के बियॉन्ड भी बहुत सारे थ्रेट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डेंजर में लाते हैं। वो 3 एलिमेंट्स पर क्वेश्चन करते हैं सिक्योरिटी के। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड, यानी कि हम किसको सिक्योर कर रहे हैं। सेकेंड इज़ फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, यानी कि कौन से थ्रेट्स से हम सिक्योर कर रहे हैं। एंड थर्ड इज़ द अप्रोच टू सिक्योरिटी, यानी कि जो सिक्योरिटी की हमारी अप्रोच है वो क्या है और कैसी है। तो जब क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी फॉर हु, यानी किसके लिए सिक्योरिटी, तो जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं हमारे सिक्योरिटी के, उनमें क्या होता है कि हमें मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, यानी जो लोग हैं एक कंट्री के उनको दूसरी कंट्री से वॉर का थ्रेट है। बट जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस हैं वो थोड़ा और एक्सपैंड हो जाते हैं। वो सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स की बात नहीं करते, वो बात करते हैं ऐसे थ्रेट्स की जो हमारी कंट्री में इंटरनली भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी फॉर हु, तो जो नॉन ट्रेडिशनलिस्ट हैं सिक्योरिटी के, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं है, सिक्योरिटी की बात है इंडिविजुअल की, एक कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर ग्रुप की, मतलब पूरे ह्यूमन काइंड की। जो भी लोग नॉन ट्रेडिशनल नोशंस को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है ग्लोबल सिक्योरिटी। जब तक ह्यूमन सेफ़ नहीं है हमारा वर्ल्ड सेफ़ नहीं है। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि ह्यूमंस को सिक्योर करना, ना कि तुम एक स्टेट को सिक्योर कर रहे हो। और ह्यूमंस में पूरा वर्ल्ड आता है, इसमें ये नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही कंट्री के लोगों को, एक ही कंट्री के ह्यूमंस को तुम सिक्योर कर रहे हो, नहीं, पूरे वर्ल्ड को तुम्हें सिक्योर करना है। फॉरेन अटैक से अपनी कंट्री को बचाना, अपनी कंट्री के इंडिविजुअल्स को बचाना बहुत ही अच्छी, मतलब एक बहुत ही अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स सिक्योरिटी, बट सिर्फ वो एक सफिशिएंट स्टेप नहीं है टुवर्ड्स सिक्योरिटी। और ये देखा गया है कि लास्ट 100 ईयर्स में जो खुद की गवर्नमेंट है उसकी वजह से ज़्यादा लोग मरे हैं एज़ कम्पेयर टू वॉर्स, यानी कि फॉरेन अटैक से लोग कम मरे हैं, बट एक कंट्री में इंटरनल थ्रेट्स होने के कारण ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो जितने भी ह्यूमन सिक्योरिटी के प्रोपोनेंट्स हैं वो अग्री करते हैं कि इनका प्राइमरी गोल है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस इनके बीच में रहे हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि किस टाइप के
थ्रेट से हमें इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोफी अन्नान, जो कि एक फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को हम बेसिकली इंटरनल थ्रेट से हमें उनको बचाना चाहिए। और इंटरनल थ्रेट्स की बातें वो लोग करते हैं जिनका एक नैरो कंसेप्ट होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को लेकर, बट जो ब्रॉड कंसेप्ट वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें इंडिविजुअल्स को हंगर, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन चीज़ों से हमें उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि वॉर में और जो जीनोसाइड में जितने लोग मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग डिजीज़ की वजह से, हंगर की वजह से और नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से मर जाते हैं। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमंस को वायलेंस के साथ साथ इन बाकी के जो ये रीजंस हैं थ्रेट्स के, इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ ह्यूमन सिक्योरिटी में हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन डिग्निटी की भी बात करते हैं। जो ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसेप्ट था वो 1990s में अराइज हुआ, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ रही थी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिससे हमारा पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा था। ये इश्यूज थे लाइक नेचुरल डिज़ास्टर्स, टेररिज्म एंड हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू। कोई भी कंट्रीज़ इन इश्यूज़ को अकेले रिजॉल्व नहीं कर सकती, यानी कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस से किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने लड़ाई नहीं करी, बल्कि पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर एक दूसरे कंट्रीज़ की उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जिन कंट्रीज़ को मेडिसिन की ज़रूरत थी उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई, जिस कंट्री में खाने की ज़रूरत थी उनको खाना प्रोवाइड कराया गया। यानी कि हर एक कंट्री ने इक्वली इनिशिएटिव लिया था, मतलब जो कंट्री जितना कर सकती थी उन्होंने उतना किया टू फाइट द कोरोना वायरस। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी हो जाती हैं जिनको ग्लोबल प्रॉब्लम्स का जो ज़्यादातर जो भार है वो अपने ऊपर उठाना पड़ता है। लाइक ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है, उसकी वजह से जो सी लेवल है वो 1.5 और 2 मीटर तक इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश का 20% एरिया जो है वो डूब सकता है। उसी वजह से मालदीव्स का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो डूब सकता है, और थाईलैंड की एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को भी इस सी राइज, मतलब जो सी लेवल है उसके राइज से बहुत ही बड़ा खतरा है। तो ये प्रॉब्लम्स ग्लोबल हैं इन नेचर, बट बहुत ही मुश्किल है इन चीज़ों को अचीव करना, क्योंकि बांग्लादेश, थाईलैंड और मालदीव्स की बात हो रही है। सिर्फ ये 3 कंट्रीज थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, बाकी का वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है और भुगतना इन कंट्रीज़ को पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे वो ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। ऐसी सिचुएशन में कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।